अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एक ऐसे बंदे को लाकर बिठाया गया और उससे गवाही दिलाई गई कि जनाब वो तोशाखाना की घड़ी जो इमरान खान साहब ने खरीदी तोशाखाना से और उसके बाद वो उसको बेची गई और उसके बाद उसकी ऊपर एक नई स्टोरीज चल पड़ी हैं कि जनाब ये देखें कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है। जो भी खरीदने तक तो बिल्कुल राइट था इमरान खान साहब का, बिल्कुल बाकायदा तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके वो घड़ी खरीदी गई, उसकी वैल्यूएशन कराई गई। अगर वो वैल्यूएशन गलत हुई है तो वो यकीनन कैबिनेट डिवीजन के लोग जो हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे और उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसकी पेमेंट कम की है उसकी वैल्यू से तो यकीनन वो भी उसके जवाबदेह होंगे। लेकिन कानूनी तौर पर जो भी उन्होंने उस घड़ी के हवाले से या दीगर एक पेन, कफ लिंक्स और जो चीज़ें थीं उनको बाकायदा जो तरीक़ाकार है, जो फवाद चौधरी साहब ने भी आज ट्वीट किया कि उसके तहत इमरान खान साहब ने तोशाखाना से वो चीज़ें खरीदी और जब वो उनकी मलकियत हो गई तो उसके बाद उनका वो राइट था कि वो बेचें, रखें या जो भी है। मॉरल क्वेश्चन इस पे आता है कि अगर एक गिफ्ट था और एक इंतहाई मोहतरम मुल्क और उसके जो वजीर आज़म की तरफ से गिफ्ट था तो उसको यकीनन संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रेरोगेटिव उस शख्स का है जिसके पास वो गिफ्ट जाता है। मॉरल क्वेश्चंस हैं इस पर। आज इमरान खान साहब ने अपने जो जेहलम में जो उनका लॉन्ग मार्च पहुंचा है वहां पे उन्होंने जो जो उन्होंने खिताब किया उसमें भी उन्होंने इस पर बात की और उस पर उन्होंने ये भी फिर ट्वीट भी की थी। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने जो है वो सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के ज़रिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। अब ये कौन शख्स है? इसका नाम है जी उमर फारूक ज़हूर। वो कल बाकायदा आकर बैठे भी हुए थे उस चैनल में, उस प्रोग्राम में, और फिर उन्होंने दिखाई भी कि जी ये घड़ी मैंने ख़रीदी है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने विकीपीडिया पे भी इनको ढूंढा, ये अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और फिर इनके ऊपर जो मुख्तलिफ अखबारात हैं नॉर्वे के उनकी स्टोरीज भी मैंने ढूंढी और उनके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। In 2013, the Oslo police stated that Umar Farooq Zahoor could be an important actor in several criminal cases in addition to the Nordea fraud. नोडिया फ्रॉड एक बैंक है, नोडिया उसके अंदर एक फ्रॉड किया था। उमर फारूक जहूर इज वांटेड बाय नॉर्वेजियन पुलिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिव्स इन लग्जरी इन दुबई। ये मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है वीजी, जो कि नॉर्वे में सबसे मकबूल न्यूज़पेपर है और ये उस न्यूज़पेपर से मुख्तलिफ हेडलाइंस हैं। द 42-year-old इज वांटेड वर्ल्ड वाइड बाय द नॉर्वेजियन पुलिस, Here he poses with world boxing star Anthony Joshua in दुबई। एक तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे जिसमें वो बॉक्सिंग स्टार एंथनी जोशुआ के साथ दुबई में बैठे हुए हैं। फिर लाइब्रेरियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इन्होंने हासिल कर लिया, कुछ पैसे देके लाइब्रेरिया में चले गए और फिर वो जिस बंदे ने पासपोर्ट दिया था ही वाज आल्सो वांटेड बाय CIA, क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को लाइब्रेरिया का पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया था। इनके भाई जुल्करनैन साहब जेल में हैं मर्डर के लिए। एक अकील नामी शख्स था, जंडियांवाला खारियां का रहने वाला था और वो उसको कत्ल करवाया गया इन्होंने, और ये जुल्करनैन साहब ड्रग्स में भी इन्वॉल्व थे, जो कि 380 किलो से जायद जो हशीश है नॉर्वे से स्वीडन स्मगल करते हुए, जो नॉर्वेजियन लॉरी थी, एक गाड़ी थी जिसमें गया 2000। और ये बैंक फ्रॉड, उस्मान जो इनके भाई हैं उस्मान फारूक साहब, वो भी बैंक फ्रॉड में मुलव्वस हैं। हमने आज नॉर्वेजियन पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप हमें ईमेल करें तो फिर हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और इस पर हम मज़ीद बात भी करना चाहेंगे। विकीपीडिया पे जो मिस्टर ज़हूर साहब, उमर फारूक ज़हूर साहब के हवाले से बातें हैं
उन्होंने कहा वीजी जो न्यूज़पेपर है उसके हवाले से कि जी इन्होंने कोई 15 मिलियन जो नॉर्वे की करेंसी है उसमें इन्होंने टिकट्स एम्बेजल किए अपनी, इन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी बनाई थी 2000 में, सन 2000 में। 2003 में इन्होंने एक फेक बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड स्विट्जरलैंड, और उसमें इनके पार्टनर थे शॉन ग्रेगरी मॉर्गन, और न्यूजीलैंड में इन्होंने ये बनाया। और उसके बाद मॉर्गन साहब को सजा हो गई 2006 में कोई 3.5 साल की। और फिर उमर ज़हूर साहब जो हैं, उमर फारूक, इज वांटेड थ्रू इंटरपोल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग defrauding 27 people for Norway kron 120 million through the fake bank in Switzerland। और फिर ये ज़हूर साहब ओस्लो में इनको सज़ा भी हुई। 2004 में इनको पाकिस्तान में भी अरेस्ट किया गया था। ज़हूर ब्रदर उस्मान ज़हूर 2010 में इन्होंने एक बैंक को डिफ्रॉड किया, ब्लॉक वाटने विडो, और विडो थी रैंडी निल्सन, उनको उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए पैसे निकलवाए इनसे 63 मिलियन नॉर्वेजियन करेंसी। और पुलिस ने कहा कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो इस फ्रॉड का, जो कि तकरीबन 111 मिलियन नॉर्वेजियन करेंसी से ज़्यादा था, वो ये उस उमर फारूक ज़हूर साहब हैं। और उनका ख्याल है कि ये जो पैसा था ये दुबई में एंड अप हुआ, जिस पे ज़हूर साहब ने ये कहा कि ये मेरे कंट्रोल में, उमर फारूक ज़हूर साहब ने कहा कि ये पैसा मेरे कंट्रोल में नहीं है। उस्मान ज़हूर साहब बहुत सारे केसेस में भी पकड़े गए, क्रिमिनल केसेस। तो ये जी बेसिक स्टोरी थी उमर फारूक ज़हूर साहब को, जिनको बहुत ही मोतबर बना के दिखाया गया। मोतबर शायद इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इनकी तस्वीर एक दुबई से आए हुए डेलीगेशन के साथ, फैसल वाडा के साथ भी हैं। और भी मैं एक निजी टीवी पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनका मुझे फ़ोन आया था कि जी आप इस डेलीगेशन से मिलें, जिसमें ये उमर फारूक ज़हूर साहब भी मौजूद थे। अब चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। इमरान खान साहब ने आज एक दो बातें और भी की हैं, उनमें से एक ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती से हम पीछे हट गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह रेलेवेंट थे, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि वो आज फिर उन्होंने वही 3 सवालात छोड़े हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए, और उन्होंने कहा है कि जी एक सारी अवाम की नज़रें आपके ऊपर हैं, ये 3 इंतहाई अहम केस हैं। एक उनके ऊपर जो फायरिंग हुई, दूसरा अरशद शरीफ की शहादत, और तीसरा आज़म स्वाति का जो केस है। उन्होंने कहा कि आपसे इंसाफ हमें चाहिए। तो इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जम्मा साहब ने, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब आपके वक्त का भी। नवाब तैमूर तालपुर साहब, हमें जो सूबाई वज़ीर सिंध, वो हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का भी। आज जो पहले उमर फारूक का शॉट जो कल उन्होंने टीवी में बोला, वो ज़रा सुनवा दें, फिर उस पर आगे बात करते हैं। जी तैमूर तालपुर साहब, ठीक है, एक मॉरल क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन ये इस पे करप्शन कहाँ पे आती है? एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तोशा खाना से बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे करते हुए एक गिफ्ट जो है, जो उनको मिला था, उन्होंने ख़रीदा, उसके बाद उन्होंने वो बेच दिया, और वो इतना बेशकीमत और इंतहाई कीमत वाला था, और उससे ज़्यादा जो देने वाला है वो बहुत एक मोहतरम था, जिस वजह से ये कंट्रोवर्सी बन गई, सारी हमारे सामने है। लेकिन प्रेरोगेटिव तो इमरान खान साहब का था ना कि वो अपना बेच सकते थे। और फिर जिस बंदे को अब ये सामने लेके आए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी मैंने आपके सामने रखी है, उसके पूरे फैमिली की क्रेडिबिलिटी सामने है कि उसके भाई किस तरह क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। ही इज वांटेड बाय ऑस्लो पुलिस राइट नाउ, और उसको आप मतलब एक हीरो बना के दिखाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। सबसे पहली बात तो मेरा या शायद किसी भी पाकिस्तानी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस शख्स में जिसने ये घड़ी ख़रीदी है, वो चोर हो, डाकू हो, क्रिमिनल हो, तो दैट डजंट रियली मैटर। बात ये है जो हमें ख़राब लग रही है, जो दुनिया के सामने एक मजाक बना हुआ है, वो ये है कि जितना
ख़राब इस शख्स का बैकग्राउंड है, अगर ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा उस शख्स का जिसने एक नेशनल गिफ्ट, एक बहुत ही करीबी मुल्क, एक बहुत ही मोतबर शख्स, एक हिज हाइनेस की तरफ से गिफ्ट किए गए, तो सोचा भी क्या ले, मतलब कि आप सबसे पहले तो उस शख्स की सोच के बारे में सोचें कि कितना उसे इश्क होगा, जुनून होगा पैसों के साथ, कि आपको घड़ी भी बेचनी है, आपको पैसे भी चाहिए, पैसे कैश में भी चाहिए, आप बैंक में रखवा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप डिक्लेयर कहाँ से करेंगे कि इतना पैसा आपने जो है सो कहाँ से लिया आपने। प्लस जो किस्से थे, जो कहानियां थी, कुछ तो फराह गोगी साहिबा की हमें सुनने में आई, और अब नई नई किस्से भी आते रहेंगे जहां जहां पर वो करप्शन में इन्वॉल्व रही है। तीसरी बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस घड़ी की वैल्यू क्या है, और खान साहब ने ये घड़ी किस वैल्यू पर ली है, तो वो खुद एक बहुत करप्ट प्रैक्टिस वहीं पर आपको मिल गई। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जमीर भाई, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होने हैं। कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें इल्म है, कुछ का हमें आपको इल्म नहीं है, पर मुझे इल्म है। तो इनके करप्शन के किस्से तो अब निकलने शुरू हुए हैं। आपने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें फराह गोगी जो है मांग रही है डायमंड खान साहब की बेगम साहब के लिए, और फरमाइशें भी आप सुन रहे हैं कि फलाने कैरेट का नहीं तो फलाने कैरेट का होना चाहिए। तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यू हैव टू वेट फॉर द आइसबर्ग टू कम आउट। और ये भी सारे जो आप किस्से कहानियां सुन रहे हैं, जिस तरह से हमारा बेवकूफ़ बनाया गया, साइफन के बारे में क्या क्या कहा गया, कितने बड़े इल्ज़ामात लगे, हमारी एजेंसीज को ख़राब किया गया, इदारों को बदनाम किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई, और फिर सारी बातों पे यू टर्न। हमें इस पॉलिटिकल जो स्ट्रगल थी इमरान खान की, एक गलत स्ट्रगल थी जिसको आपने जिहाद बना के पेश किया लोगों के सामने। इस तरह से कोई करता है अपने मुल्क के आपका लोगों के साथ? आ गया, अड़किया। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अंडर वैल्यू पे इमरान खान साहब ने तोशाखाना से ख़रीदी है तो वो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कहाँ से वो पैसे आए थे जिससे वो तोशाखाना से ख़रीदे गए, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगी, लेकिन प्रेरोगेटिव फिर उस ओनर का होता है जिसके पास वो चीज़ हो। यकीनन मॉरल क्वेश्चन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत ही नोटोरियस कैरेक्टर सामने लेके आए हैं, और नवाब साहब ने जिस तरह कह दिया कि जी बिल्कुल वो चोर है, हम उसकी बात नहीं मानते, हम तो उससे बैकग्राउंड में जा रहे हैं और सिर्फ इतना जा रहे हैं कि वो बिकी क्यों। जमशेद इकबाल चीमा साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तकरीबन कोई 10 दिन पहले मुझे एक स्टोरी का पता चला, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुबई एक साहब गए तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक साहब का आजकल नाम आ रहा है गोलियां चलाने में, नंगा करने में, यू कैन से कि तशद्दुद करने में, इवन कत्ल करने में। तो उन्होंने कहा जी कि वो साहब वहाँ पे एक ये जो तोशाखाने की घड़ी है उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसकी सिचुएशन क्या है? उनका सिचुएशन उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं तलाश हो रहा, रिलेशनशिप नहीं मिल रहा, लेकिन आप कह लें कि ये चीज़ लाई ज़रूर जाएगी एक मीडिया कंजप्शन के लिए, या आप कह लें कि जस्ट मर्स लगने के लिए लाई ज़रूर है, क्योंकि जो पीछे मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है, या आप कह लें बड़ा एक स्क्वीज है उसको फॉलो हो रहा है। तो इन्हीं लोगों के इसी बंदे के बारे में बात हो रही थी। और आज आपने देखा होगा कि एक और बंदा सामने आया है कि उसने कहा कि मैंने 2.5 लाख की ये घड़ी खरीदी थी, 2.5 लाख की घड़ी मैंने खरीदी थी और एक ये घड़ी है मेरे पास भी है। ये वहां से लेके आए हैं जो बात कर रहे हैं। और 2.5 लाख की घड़ी जो है, 2.5 लाख डॉलर, अपना क्या नाम है, मेरा डॉलर ही है। अच्छा, तो 2.5 लाख डॉलर की जो घड़ी है वो आपके लिए वहां से लेके आए हैं। ये जो बात टोटली गलत कर रहे हैं कि जी वो मुझे फोन आया शाद अकबर का या फराह गोगी का, या मैंने उनसे खरीदी थी, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ओवर एंथुसियास्टिक है कि वो मतलब बड़ी कमजोर कहानी को भी, या एक बड़े दागदार किरदार को भी सामने ले आए। कोई बंदा काम का मिला नहीं तो दागदार किरदार को सामने ले आए। अब तो शाहाना का जो गिफ्ट है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उसके बारे में 2 असूल हैं। एक है कि अगर वो कार नहीं है या एंटीक नहीं है, कार ना हो और एंटीक ना हो, तो फिर उस गिफ्ट को या तो जिस बंदे को मिले वो 20% प्राइस दे के ले ले, या 1 साल के बाद वो ऑक्शन हो जाएगी। अब जिस चीज को बड़ा ही पाक बना के पेश कर रहे हैं सारी पीडीएम, बड़े पाक लोग हैं और बड़ी पाक बना के पेश कर रहे हैं, इस चीज इट वाज बाउंड टू बी ऑक्शनड आफ्टर 1 ईयर।
वो किसी की भी दी हुई हो, ना ये घड़ी थी, ना ये गाड़ी थी और ना ये एंटीक था, लिहाजा इसने ऑक्शन होना ही था, ये प्रोसीजर है। ठीक है। दूसरा ये कि 20% प्राइस दे के आपने लेना है, ये कानून भी आप क्या लें कि आज से पहले जिन लोगों की हुकूमत थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो नून लीग थी, वो पीडीएम थी या हैंडलर थे, जिनकी भी हुकूमत थी, वो सारों के सारे के यही कानून था। लिहाजा उसकी इवेल्यूशन में ये मैं कैबिनेट मीटिंग में मेरी बात हुई, शफकत महमूद साहब ने सवाल पूछा इमरान खान साहब कि सर ये तोशाखाना को अभी एक शुरू हुई थी बात कि इसका स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा कि इसके मेरी बजाय वो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो बात करेगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी आए तो उन्होंने कहा जी कि ये सारी का सारा जो ट्रांजैक्शन है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, और हमारी एक कमेटी है जो इसकी इवेल्यूशन करती है, इस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो ये किसी भी जगह बात हो तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, इसकी इवेल्यूशन ठीक हुई है। सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कैबिनेट मीटिंग जिसमें ये बात हुई। इमरान खान साहब ने खुद जवाब, उन्होंने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी जवाब देगा, जवाब दिया इस बात। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है कि इमरान खान से किसी आप कह लें को मोटरवे से, किसी डैम से, किसी पावर प्लांट से, किसी जगह से कोई आप कह लें रिश्वत नजर नहीं आई, तो वो आ जाके एक ऐसी चीज जो ट्रांजैक्शन लीगल है, जो उनका हक था, उसको बना के उसको सामने ला के चाय की प्याली में तूफान लाया जा रहा है और उसको एक तकद्दस दिया जा रहा है, उसको जैसे कहते हैं ना एक मजहबी कार्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वही एक चीज मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ एक नेक्सस बन गया बुरे लोगों का, नेक्सस बन गया, और उसमें डेफिनेटली जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनका भी नेक्सस उसमें शामिल है। और बड़ी अफसोसनाक सूरत है ये कि इस मुल्क में मैं समझता हूँ चाहते ये हैं कि कोई यहाँ पे देखें 3 लीडर पॉलिटिकल आए, इमरान खान है, जुल्फिकार अली भुट्टो है और बेनजीर हैं, जो कम्युनिकेट कर सकते थे, जो बोल सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, और जो जिनको देख के ये लोग एहसास से कमतरी का शिकार हो गए, और फिर लेके क्या वो तीनों के साथ जो हो रहा है आपको पता है, तारीख है। बिल्कुल सही, वो हमारी सियासत का बिल्कुल आपने कहा एक डार्क चैप्टर है। इमरान खान साहब पर हमला होना भी एक हमारी सियासी तारीख का एक डार्क चैप्टर है, और जिस पे हम चाहेंगे कि एटलीस्ट अगर मतलब अल्लाह उनको और ज़िंदगी, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो अगर मतलब इस हमले में बच गए हैं तो कम से कम इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, चीज़ें शेल्फ में अंडर द कारपेट नहीं जानी चाहिए। फखरुर रहमान साहब, सवाल तो है कि शहजाद अकबर साहब क्यों नहीं सामने आ रहे? फराग जी, सॉरी, मुझे फिक्र करें, मैं कहना चाह रहा हूं कि अब उनके सामने जो लाए गए, जिनको देख के कंफर्टेबल है, वो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। मैं समझता हूँ ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में बात करने वाला पढ़ा लिखा ईमानदार बंदा जो है उनके लिए जगह नहीं शायद रही। चले, वो आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि मैं जरा थोड़ा सा, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था लेकिन चलें अगले सेगमेंट में पूछ लूंगा। फखरुर रहमान, शहजाद अकबर का नाम लिया इस करेक्टर ने, उमर फारूक ज़हूर ने, और फराह गोगी का भी नाम लिया है, तो इतने मतलब माशाल्लाह शरीफ और बड़े अच्छे लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आके डिफेंड कर रहे हैं, ये दोनों क्यों नहीं आते? मतलब वो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा जमशेद साहब से, लेकिन टेक्निकली जो जिसका नाम लिया जाता है उनको आके क्लैरिफाई तो करना चाहिए। शहजाद अकबर साहब के ऊपर अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो एनवेलप में, अगले रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो बता रहे थे कि एक कैबिनेट में एक एनवेलप में एक समरी मंजूर करवा दी, सील्ड एनवेलप में, उस पर वो भी खुल के नहीं बोलते। मुझे नहीं समझ आती कि बात क्यों नहीं करते कि वही मलिक रियाज साहब को, जो बहरिया वाले के, उनको जो फेवर इतना बड़ा दिया शहजाद अकबर साहब ने, वो खुल के बात नहीं करते हैं। तो अभी क्यों नहीं आते, क्यों नहीं कहते इमरान खान साहब के बैरिस्टर शहजाद अकबर जरा आओ सामने आके बात करो? मैं तो आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि शहजाद अकबर हों या कोई और हो, उनको आना चाहिए। और इससे पहले भी ये जो कंट्रोवर्सी आपने बताई उसमें भी उनको आना चाहिए था। और जहाँ तक ये जो एपिसोड है सारा, इसके बारे में तो जो उमर फारूक साहब हैं, जिनके बारे में इंतहाई आपने बड़ा दिलचस्प किस्म का CV जो था उनका पेश किया है, तो बज़ाहिर तो ये सूरत हाल जो लग रही है, क्योंकि तोशा खाना के हवाले से पहले भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं और अभी एक नई चीज़ सामने आई है। इसमें काफ़ी सारे केसेस चल भी रहे हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी अहलिया, फिर जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, गाड़ियाँ और इस तरह के। तो बात यह है ना कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं या जो इस मामले को उठाकर इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप का अपना भी एक बैकग्राउंड है। ठीक है, आप तोशा खाना की बात करते हैं तो तोशा खाना से
आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, उन्होंने गाड़ियाँ लीं, वो मामला किधर है? इसी तरह से यूसुफजई गिलानी को तुर्की से एक हार गिफ्ट हुआ था और वो मामला जिस तरह सामने आया था। तो जब आप फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, अगर आप इतने ही ईमानदार हैं और इतने ही दयानतदार हैं, तो आप आएँ और केस करें। बज़ाहिर ये लगता है कि जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब, उनकी जो पिछले 6-7 महीने के अंदर अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखें तो इंडिपेंडेंट जो सर्वेज़ हैं वो भी ये बात अब सामने कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो ऊपर गया है। हर तरह से हर किस्म के मुकदमात उनके ऊपर हो गए, दहशतगर्दी तक का, मजहबी इंतहा पसंदी तक का करके देख लिया, करप्शन के आपने सारे जो इल्ज़ामात थे वो लगा कर देख लिए, लेकिन आप कोई ठोस सबूत सामने लेकर नहीं आए। और बिल आखिर आपने उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जितने भी हरबे इस्तेमाल किए वो नाकाम हुए, और आखिर में फ़िज़िकली एलिमिनेट करने के हवाले से जो वाक़या पेश आया और वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो भी हो गया। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप पॉलिटिकली उनको जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा रोबस्ट तरीके से जो है उनकी सियासी पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर है। इससे अगर कोई इनकार करता है तो वो अपनी आंखें बंद करके बेशक बैठा रहे, लेकिन सियासतदानों का काम क्या है कि वो आवाम के पास जाते हैं। आवाम के पास जाकर देख लिया, 20 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें उनको नतीजे सामने आ गए। जहाँ तक शहजाद अकबर साहब की बात है, शहजाद अकबर साहब को जिस तरह इमरान खान साहब ने ये बात की है कि वो डेफेमेशन का और उसका केस करेंगे, तो शहजाद अकबर साहब को भी फॉरवर्ड आगे आना चाहिए और फराह गोगी साहिबा को भी आना चाहिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट नाम लिया गया है। और अपने कहते हैं गिफ्ट का, क्योंकि वो जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, खान साहब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक गिफ्ट आए और वो ये लोग लेके आए थे, और उस पर बात अभी मजीद भी करते हैं। तैमूर तालपुर साहब, सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि जनाब आर्मी चीफ के मामले पर हम पीछे हट गए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हमसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने ये कहा है कि जी इंतखाबात की तारीख लेकर आएं, उसके ऊपर बात होगी। इस पर मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद अगर आप हमारे साथ थोड़ी देर रुक जाएं और कमेंट कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जो आज इमरान खान साहब ने भी बातें की और फिर उस पर कमर ज़मान कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन सब का ये एक ही पॉइंट था कि इमरान खान साहब कुछ क्लैरिटी नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, यू टर्न्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मॉस्को के हवाले से उन्होंने कह दिया कि शायद गलत किया, नहीं जाना चाहिए था, जिस पर क्योंकि मैं भी मॉस्को में मौजूद था और उस वक्त मैं समझता हूँ कि उनका जो भी फैसला था सही था, और एक स्टेट्समैन को चाहिए कि जब वो एक काम कर ले तो उस पर कायम रहना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की और क्या वो करना चाह रहे हैं फ्यूचर में इमरान खान साहब के हवाले से, ये जरा सुन लें। इसने तमाम इखलाकी इकदार जो है वो क्रॉस की, जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं इंसान की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए अब मौका आया है कि जो कानून और कायदा है, जो आइन कहता है, उस पैमाने के ऊपर इनको जो है ना जांचा जाए, इनको परखा जाए। वो 10,000 दिरहम के ऊपर एक शख्स जो है 3 दफा वजीर आजम जो रह चुका है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसने तो मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए हैं। नवाब तैमूर तालपुर साहब, कुछ थोड़ी सी इस पर भी हाईलाइट जो हैं उस पर कर दें, और दूसरा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं, बातचीत हम अब नहीं करेंगे जब तक हमें इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी। एक अहम तैनाती है, बिलावल साहब ने कल कहा था कि इमरान खान साहब की सारी सियासत जो है इस वक्त एक अहम तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है। योर टेक सर। देखें जमीर साहब, आपने जैसे कि देखा कि यू टर्न खान ने फिर हर चीज पे यू टर्न ले लिया। साइफर का जो था किस्सा वो खुद ही कहा कि गलत था, मैं बात नहीं करूंगा, छोड़ दिया। स्टैंड लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पे, वो भी हाथ निकाल दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बात, ये भी बात गलत थी। इस तरह साइफर की बात गलत थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर की बात भी गलत थी। इट इज नॉट हिज प्रोग्रेटिव, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एनी मोर, ही इज नॉट इवन द पार्लियामेंट एनी मोर। सर, फिर आपकी बात आ गई, आपने खुद ही कहा कि मॉस्को जाके मैंने गलती की। आपने 1 साल एक ही तकरीर करते रहे कि मैंने मॉस्को जाके कितनी हिम्मत का काम किया, आप आवाम को ये बताते रहे, उससे भी आप बैकआउट कर गए कि वो आपने क्यों किया। अभी इनका झगड़ा चल रहा था कि कराची में बाय इलेक्शन होनी चाहिए, बाय इलेक्शन होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भाग रही है। हम तो भाग नहीं रहे, हम तो इलेक्शन करना चाहते हैं। पीटीआई का वकील जाके कोर्ट में कहता है और इलेक्शन में कमीशन में बयान देता है कि जी हम चाहते हैं पहले जो चेंजेस आनी है वो आ जाए, उसके बाद इलेक्शन हो। तो मतलब ये कहीं एक बात पे खड़े नहीं हुए। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि इट वाज ऑलवेज
It was never absolutely not. It was always absolutely yes. इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा था, आपका जो बयानिया था कि हमें गुलामी नामंजूर, आपको गुलामी भी, आपको गुलामी आज भी मंजूर है। और ये भी बड़ा क्लियरली सामने आ गया कि मीर जाफर और मीर सादिक कौन था। तो ये मीर सादिक और ये मीर जाफर भी इमरान खान नियाजी है और कोई भी नहीं। आपने अपनी सारी बातों से पीछे हट गए। अब इनका एक आखिर और आखिर में जो इनको ड्रामा करना पड़ा, आप अपना माइंड रखते हैं, मैं अपना माइंड रखता हूं। मेरे ख्याल से जिस शख्स को गोली लगती है टांग पे, खासूसन अगर 4 गोलियां लगती हैं, तो वो 4 घंटे ट्रैवल करके किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कराता। चलें, वो बंदा सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके पॉइंट है। बट द अदर डे वी एक्चुअली सॉ द वुंड्स ऑफ बुलेट्स। तो मेरे ख्याल में कि फिर उस पर चलें, आपका पॉइंट है। आई बिल्कुल, यू हैव द राइट टू स्टेट योर पॉइंट। देखिएगा जरूर सही वो वुंड्स कैसे बनती है और कैसे। चल बिल्कुल। जमशेद इकबाल चीमा साहब, इमरान खान साहब की 2-3 बातें जो हैं, फिर ख्वाजा आसिफ की भी जो बात है, वो कहते हैं कि अब हमें कानूनी तौर पर लाए अमल देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी देयर इज लॉट मोर कमिंग? जिस तरह नवाब साहब ने भी कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी पार्टी शुरू हुई है। देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इन्फ्लुएंस में है, अदालत भी इन्फ्लुएंस में है, पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस में है, मीडिया इन्फ्लुएंस में है। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, बड़ी खुशगवार हैरत है आप प्रोग्राम कर रहे हैं। सच्ची बात है, आजकल हमें तो पता होता है शाम को क्या फिक्रे आने हैं, हरजासराई हो रही है अदारों के बारे में, ये क्या मुल्क से दुश्मनी नहीं है, ये क्या इंडिया खुश नहीं होता, इस तरह के फिक्रे हमें इन सवालों के लिए तैयार होते हैं। तो मैं बड़ा खुशगवार हैरत से आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि इस मुल्क में आप कह लें कि ये जो है ना मैंडेट को ना मानने का रवाज, पहला वोट जो इलेक्शन हुआ 1 वोट 1 मैन 1970 में, उस वक्त हमने जो कुछ किया, 80 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और 166 वालों को छोड़ दिया, मुल्क टूट गया। और उसको अनपॉपुलर करने के लिए हमने बाकायदा अल बदर और अल शम्स के नाम की 2 तंजीमें बनाई, जो बंगालियों के जिन्होंने जाकर मारा। और फिर भी हमारा ख्याल था इस तरह डालेंगे, फिर जनरल टिक्का हाँ जिस तरह गए, जो कुछ वहाँ पे हुआ, ढाका यूनिवर्सिटी में जिस तरह बमबारी हुई, जो कुछ हुआ, मतलब वो इसे सारे वाक़या तारीख का हिस्सा है। आज भी हम समझे कुछ नहीं है, IQ बहुत थोड़ा है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत थोड़ा है। हम समझते हैं कि हम गवर्नेंस करेंगे, हुकूमत करेंगे। 22 करोड़ 75 लाख लोगों का मुल्क है, इसमें कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो ये जो आजकल के हुक्मरान बच्चे हैं, इनसे और हिटलर से ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा अक्लमंद है। वो बात अभी शुरू करते हैं, वो शाम को पकड़ लेते हैं, शाम से पहले टिया पांचा कर देते हैं। और मैं दूसरी बात जरूर करूंगा नवाब साहब से कि बीबी जो है बगैर गोली के शौक से मर गई थी, और इसी तरह भुट्टो साहब फांसी के रस्सा गले में डाल के शौक से हो गए थे, फोटो खींची थी, फोटो सेशन था ये। यार खुदा का खौफ करो, गोलियां लगी, आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये तो ना करो। हमारे जख्मों पे इस तरह तो इंसानियत तो रहने दो ना। यहाँ पे कुछ सियासतदानों की तरह, को वफादार इंसानों की तरह कुछ ना कुछ तो रहने दो इस मुल्क में। इस मुल्क में इतना जालसाजी आ गई है, इतनी जालसाजी आ गई है, इस तरह के लोग, आप जैसे लोग सियासतदान बन गए हैं, जो आप कह रहे गोलियों पे, मैं बीबी की शहादत पे मैं तबसरा करूं, मैं तस्हीह करूं, मैं मजाक उड़ाऊं, मैं मस्खर उड़ाऊं, मैं तंज करूं, मैं कैसा लगूंगा? इट विल लाइक एनिमल। सो प्लीज ये मेहरबानी करें, इस मुल्क पे, इस मुल्क के लोगों पॉइंट को, आ गया, बिल्कुल सही। हम यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोगों को पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलें, ये बिल्कुल जमशेद इकबाल चीमा साहब, मेरा जो सवाल था कि ये अब जो कहा जा रहा है कि कुछ क्विक यू टर्न्स ले लिए इमरान खान साहब ने, कुछ थोड़ा मतलब स्टैंड जो लिया हुआ था लिए रखते, कोई आफत ना आ जाती। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम है, तो वो मतलब ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं बराबरी का ताल्लुक चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं। अगेन वो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, क्योंकि जब आपके हाथ में कशकोल होता है तो बराबरी शायद होती नहीं, हम दोस्तों यारों में होती है, कुट्टी वगैरह सब कुछ। लेकिन उसका जरा जवाब दे दें, ताकि फिर मैं चाहता हूं कि मैं फखरुर रहमान साहब से भी कुछ। मैं कहता हूं हम किसी जगह यू टर्न नहीं ले रहे, हमारा आज भी वही स्टांस है अमेरिकन साइफर के बारे में। आइंदा भी अगर अमेरिका खुदा न खास्ता भी ऐसा करेगा तो हम इसी तरह रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते, और यही स्टांस है। दूसरी बात आ गई रशिया की। रशिया में आप चले जाएं, आपको तो नहीं पता जंग लगनी है, वहां जाएं, जंग लग जाए तो आपको एम्बेरसमेंट होगी। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एम्बेरसमेंट, ठीक है। बाकी उनका फैसला भी ठीक था, और आज तक हम उस बात पे फख्र करते हैं कि रशिया से हम 30% पे तेल सस्ता खरीदे थे, इतने पे गंदम सस्ती खरीदे थे, इतने पे DAP खाद सस्ती खरीद रहे थे। ये हमारी वहां पे डील थी,
और जो लोग नहीं ले सके उन्हें आप कह रहे हैं उन्होंने इस मुल्क का नुकसान किया है। सही, तो आपका कहने का में किया है। बिल्कुल जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की जो भी स्टेटमेंट है उसको उनके मुखालिफिन डिस्टॉर्ट कर बयान करते हैं, और जो उनका जो एक्चुअल मफहूम होता है वो वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं, यू टर्न नहीं लिया उन्होंने। रशिया के बारे में, अमेरिका के बारे में हमारी पॉलिसी वही है, हैंडलर के बारे में हमारी पॉलिसी वही है, न्यूट्रल के बारे में हमारी पॉलिसी वही है। जो कहा है हम एक लफज वापस नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिसी बयान दे रहा हूं, एक लफज वापस नहीं ले। चलें, बिल्कुल सही। एक आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया फखरुर रहमान। माजरत से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन वक्त का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट की, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला तौबा। फखरुर रहमान, सारी बातों का जरा क्विकली आप समराइज कर दें। यू टर्न्स, आर्मी चीफ, मॉस्को, अमेरिका। देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी जो है ना आप कम्युनिकेशंस को बंद नहीं करते। आपने G20 में देखा है कि बाइडन और शी जिनपिंग की मुलाकात, आपने देखा है G7 की मीटिंग हो तो रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद हैं। ऑयल और गैस के जो इस वक्त रशिया और गंदम का जो मामला है, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ उससे कंडेम भी कर रही हैं और गंदम भी ले रही हैं और गैस भी ले रही हैं। पाकिस्तान का जो फैसला था, आज खुद ही इसहाक डार साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि जी हम रशिया से गैस लेना चाहते हैं। अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि जी आप वहाँ से पेट्रोल भी ले रहे हैं और गैस भी ले रहे हैं। अगर इन स्टेटमेंट्स को देखें तो फिर इमरान खान साहब का जो विजिट था वो अपनी जगह पर बिल्कुल 110% सेट कर आया था, जिसके ऊपर अब डायलॉग बिल्ड हुआ और उसका फायदा आवाम को पहुंचना था। आई वाज देयर, ठीक है, बिल्कुल राइट। मैं तो कहा कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल, अगर ऐसा कहा तो नहीं कहना चाहिए था। इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको आप ये कहें कि जी उन्होंने साइफर वाले मामले को क्लोज कर दिया। साइफर का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास खत पड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट क्लोज, इट इज़ नॉट ओवर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और साइफर का जो मामला था वो कौमी सलामती कमेटी के एजेंडे पर आया था, मौजूदा हुकूमत भी लेकर आई थी। दोनों की एनएससी पे आया और एक ही लाइन यू-टर्न का भी एग्जैक्टली हुआ था उसमें। जो यू टर्न्स की बात की जा रही है, यू टर्न से अगर पीटीआई या इमरान खान की सियासत को 4 चांद लग गए हैं तो वो इसको जारी रखेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी वो है। मुझे तो इस बात से आज मौलाना फजल रहमान हों, ख्वाजा आसिफ हों या दीगर कायरा साहब हों या पीडीएम के जितने रहनुमा हैं, वो इमरान खान की पॉलिटिक्स को लेके डिस्कस कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। और वो साइफर के ऊपर मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं वो इतने मशहूर हो गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब के जो कॉर्नर स्टोन है पॉलिटिक्स का, वो ये 3-4 चीजें रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। जो आखिरी बात आपने इमरान खान साहब की कोर्ट की कि जो आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से उन्होंने कहा कि वो साइड पर रो रहे हैं, तो इसमें भी इमरान खान बहुत कुछ कह गए हैं। और जो मौजूदा सेटअप है वो शायद बिटवीन द लाइंस कुछ कह गए हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनका तो रोल नहीं था ना, बिकॉज इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो ये देखें, उनका लॉन्ग मार्च आ रहा है और लॉन्ग मार्च को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने के लिए मौलाना फजल रहमान का आज का बयान जो है वो बड़ा अहमियत कामिल है। कुछ शायद 12 अक्टूबर का सामान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको नाकामी होगी। चलें, जमशेद इकबाल चीमा साहब क्विकली सर, तो फिर मैं आई विल हैव अ फाइनल कमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। मैं कहता हूं कि बेसिकली जो आजकल नया नैरेटिव है ना कि हम कोई बैकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल किसी बात से बैकआउट नहीं कर रहे। लिहाजा ये हमारा राइट है रशिया में सस्ती चीज़ें लेना या अपना खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना, अमेरिका को पुश बैक करना कि जनाब आपका ये काम नहीं है। अपने लोगों को कहना कि आप तनख्वाह इस मुल्क से लेते हैं, गरीब लोगों के दिए हुए टैक्स से नमक खाते हैं, तो इस मुल्क के नमक को हलाल करें। आपको खौफ है तो किसी और होगा, या आपने कोई डर के तो फैसला किया तो हम आपके डर के जिम्मेदार नहीं हैं, हम आपके मुफादात के जिम्मेदार नहीं कि 2-4 लोग फैसला कर रहे हैं तो हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं। ये मुल्क आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ, आज़ादी के साथ चलेगा। और आज़ादी का मतलब हुर्रियत नहीं है, सिर्फ आज़ादी खुशहाली की बुनियाद है। ये पहली सीढ़ी है अमीर होने की, खुशहाल होने की। इंडिपेंडेंस जो है, मेंटली इंडिपेंडेंट होना, ये बुनियादी शर्त है। तो हम पहले के ये जो करप्ट लोग जिसे कहते हैं, सक्सेस हमें हुई है कि सारी पार्टियां की हुई, फिर काम नहीं चल बना। पहले जहाज बना के हमेशा भारी हो जाती थी, फिर जिस पलड़े में एस्टेब्लिशमेंट अपना बोझ डाल देती थी वो पलड़ा भारी हो जाता था। इस बार वो भी नहीं हो सका। आज की एस्टेब्लिशमेंट और आज की पीडीएम दोनों मिलकर 30% से कम वोट है, 70% हमारा वोट है। इस मुल्क का वे फॉरवर्ड वोट है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं कर सकता सही। कोई बंदा हमें रेलेवेंट
नहीं कर सकता। जो समझता है वो आमकों की जन्नत में रहता है, वो जन्नत से निकल आए। ऑफ कोर्स इररेलेवेंट तो नहीं हो सकते, एक साइजेबल नंबर है लोगों का, बहुत ज्यादा सबको नजर आता है। तैमूर टालपुर साहब, फाइनल कमेंट। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जनाब बस हम आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कल उन्होंने कहा कि चाहे इलेक्शन साल बाद हो, जीतना हमने है। तो लोगों ने इसको भी डिस्टॉर्ट किया कि जी अब वो मान गए हैं कि साल बाद होंगे इलेक्शन, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ही इज़ द विनिंग हॉर्स एंड ही विल कंटिन्यू चाहे एक साल बाद भी हो। आपको क्या लगता है कि ये अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे होकर दोबारा अटैक करने का प्लान होता है, जो एक अच्छे वॉरियर की निशानी है? एक सिर्फ मुझे कुछ चंद सेकंड दें। मैं चीमा साहब ने, मेरे भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसका जरा जवाब दे दूं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन के बारे में। तो एक ही लीडर था इस दुनिया में जिसको वो शर्म नहीं आई, वो ख्याल नहीं आया, वो कर्टिसी नहीं थी कि वो कम से कम कंडोलेंस करता उनके वारिसों के साथ। तो ये जो है ना, ये बातें हमारे साथ ना करें, ये सब हमने वक्त देखे हुए हैं और हमने सबको पहचाना हुआ है बड़ी अच्छी तरह से। तो इट्स नॉट वेरी, जो आप बातें कर रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। खैर, दूसरी बात, हम एक्चुअली आप देखें हम बात किसकी कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं एट द मोमेंट, जो लोग जब उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अमेरिका हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहा है, उसी वक्त पे इन लोगों ने लाखों डॉलर लेके लॉबियस्ट वहां पे रख लिए थे अमेरिका में अपनी पीछे लॉबी बनाने के लिए। तो ये वो उस किस्म के लोग हैं। आपका जो सवाल था, दिस इज नॉट अ विनिंग हॉर्स, इनकी सियासत खत्म हो गई है। ये मार्च करने की हिम्मत हौसला नहीं रखते थे, इसलिए ड्रामे करके तरीकेकार से इन्होंने अपना फिजल आउट किया ड्रामे में से। ना इनके पास अब वो जो वेपन चाहिए होता है ना अटैक करने के लिए। तो देयर आर नो मोर अटैक्स, इट्स द एंड ऑफ पीटीआई एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग मार्च अलॉन्ग विद ऑल। जो भी बाकी इन्होंने जिद की, जो चीजें गैर मुनासिब चीजें मांगी, जहां जाएंगी, तो अब ये अपनी जो है असल हैसियत देख ली इन लोगों ने, समझ गए हैं। पीछे आज उन्होंने कहा कि बस 2 दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा, पिंडी पहुंचेंगे और फिर लोग दुनिया देखेगी कि कितना बड़ा एक मतलब तूफान आएगा इस्लामाबाद पिंडी में। ये तूफान जो आना था, आपने चंद माह पहले देखा था, ये तूफान जो आया था पहले इमरान खान के साथ, वही फिर से जो है आप देख सकते हैं। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई वांटेड इकबाल चीमा साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन वी विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन आने वाले दिनों में। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।